9 मार्च को एमपी का बजट, सरकार का फोकस क्या, 2023 की भी होगी चिंता, महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। शिवराज सरकार बुधवार को बजट पेश करने जा रही है, जिसमें अगले साल यानी 2023 तक 5 लाख युवाओं के रोजगार पर फोकस रह सकता है। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं के रोजगार के लिए अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना द्वितीय, सीएम उद्यम क्रांति योजना पर जोर रह सकता है। इसके अलावा तीर्थ दर्शन योजना और किसानों की आय को दोगुना करने पर भी जोर होगा। खास बात यह भी है कि इंदौर मालवा के आसपास 5 रुपए किलो गोबर खरीदने जैसी योजना बजट में दिखाई पड़ सकती है। मध्य प्रदेश सरकार का आने वाला बजट बहुत जनहित का बजट होगा और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा और निश्चित रूप से इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। किसानों के लिए इस बार कुछ स्पेशल रहने वाला, क्योंकि ये सरकार गांव गरीब और किसानों की है। किसान इस देश की रीढ़ है, इस प्रदेश की आत्मा है और किसान अगर आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। इसलिए किसानों के लिए हम नई नीतियां ला रहे हैं, नई योजनाएं ला रहे हैं। बजट को लेकर सरकार की जितनी तैयारी है, उतनी ही विपक्ष की नजर भी सरकार के बजट पर है। विपक्ष भी यही चाहता है कि रोजगार के अवसर बढ़े। महंगाई से लोग परेशान हैं, बच्चों की स्कूल की फीस लोग भर नहीं पा रहे हैं, बिजली के बिल चुका नहीं पा रहे हैं, घर गृहस्थी का सामान महंगा हो चुका है, खाने का तेल महंगा हो चुका है, गैस का सिलेंडर महंगा हो चुका है। सरकार को इसको में आम जनता को राहत देना चाहिए। ये कह दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो राम राज्य आ गया। क्या राम राज्य में ऐसा होता था कि जनता परेशान होती थी और राम खुश होते थे? महिलाओं को तो बहुत उम्मीद रहती है कि महिलाओं के लिए कुछ काम हो। यहाँ पर जिस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे सबसे ज़्यादा वैट टैक्स है, वो वैट टैक्स कम हो। आप भी खाना बनाते होंगे तो जब गैस चालू करते से लगता होगा कि हाँ बहुत महंगी गैस है। निश्चित तौर से हमने तो गैस को यूज़ करना भी बहुत कम कर दिया है। अब हमें ऐसा लगता था पहले कि गैस की अपेक्षा बिजली का उपयोग कर लें, लेकिन जिस तरह से बिजली के दाम बढ़ रहे हैं तो अब फिर एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। सरकार के बजट में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की झलक दिखाई पड़ सकती है, पर चुनौती तो महंगाई और बेरोजगारी से निपटने की ही है। और तो और किसान और महिलाओं को साधना भी एक चैलेंज ही माना जाएगा, क्योंकि कांग्रेस किसान कर्ज माफी पर मुखर है। वहीं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे नारे पहले ही वो उछाल चुकी है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है टची होगा बजट। बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बीच में एक और बजट, क्योंकि कोविड ने अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश का जो बजट आप और हम देखेंगे 2022-23 का, इस बजट के करीब 2.5 लाख हज़ार करोड़ के आसपास इसका अनुमान है और लगभग इतना ही कर्ज आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार पर है, जो बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि बीते 2 वर्षों में किस तरह से टैक्सेशन पीछे गया है, सरकारों की आय कम हुई है। और यही वजह है कि बजट के ठीक पहले भी 2000 करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है और ऐसे मंजर बहुत कम देखने को मिलते हैं कि जितनी आप अनुपात का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, लगभग उतना ही कर्ज भी आपके ऊपर है। तो बेहद चुनौती है, लेकिन इस बजट में कुछ नवाचारी प्रयोग देखने को मिलेंगे। जैसा उम्मीद की जा रही है कि हेल्थ के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार की एजेंसी ने सजेस्ट किया है कि राज्यों को 8% राशि अपने बजट की हेल्थ सेक्टर पर खर्च करना चाहिए, तो हेल्थ पर हमें उम्मीद है कि इस बजट में कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। दूसरा, बीजेपी विधायकों से राज्य सरकार ने 15-15 करोड़ के उनसे डेवलपमेंट के अनुमान मांगे हैं, प्रस्ताव मांगे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ख़ासतौर से ग्रामीण विकास को लेकर सरकार ने कमर कसी है। 70 लाख के आसपास करीब छोटे किसान हैं मध्य प्रदेश में, जिनके लिए इस बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हमें नज़र आ सकती हैं। और लाडली लक्ष्मी 2 पार्ट 2 आप कह सकते हैं, उसकी एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना इसमें हमें दिखेगी, जिसमें महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए, कॉलेज एजुकेशन के लिए 25,000 रुपये मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ही घोषणा की है उसकी। और इसके साथ भी कई चीज़ें हमें नज़र आएंगी। 200 आदर्श गांव हैं जिनके डेवलपमेंट की बात बजट में की जा सकती है और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमें बजट में नज़र आएगी। आप
मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि जब हम 2023 में बात कर रहे होंगे, वो तो एक चुनावी बजट होगा ही, लेकिन ये बजट हमें 2023 का एक रिफ्लेक्शन दे देगा कि सरकार किस तरह से सोच रही है और समाज के किन वर्गों पर विशेष तौर पर उसका फोकस है 2023 के चुनाव के मद्देनज़र भी, और ओवरऑल भी मध्य प्रदेश की 7 करोड़ से अधिक जनता को संतुष्ट करने की दृष्टि से भी। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी, बहुत स्वागत है उनका। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी, और उनको अपनी प्रतिबद्धता के चलते उनका बहुत स्वागत करते हुए उनको कहीं जाना भी है। तो पहले मैं आज बाद में आऊँगा पौराणिक जी की तरफ, पहले चलता हूँ सीधे यशपाल जी की तरफ। यशपाल जी, विधायकों से भी प्रस्ताव लेने की सूचना है कि 15-15 करोड़ के प्रस्ताव उनसे लिए गए हैं, और बहुत चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं कि जितना आकार है बजट का, लगभग उतना ही ऋण भी है सरकार पर, 2.5 लाख करोड़ के आसपास अगर हम बात करें। किस तरह से आप देखते हैं चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बीच में विकास, हेल्थ, एजुकेशन, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, एक ओवरऑल टिप्पणी आपकी जी। शरद जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, इसके मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार उनको जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने का, विकास करने का जो एक दीर्घकालीन अनुभव हो गया है, और उसी के चलते अगर ये जो बजट आ रहा है, आम बजट आ रहा है, लोगों की अपेक्षाएं शरद भाई निश्चित से लगी हुई है, टिकी हुई है। और हम तो देखिए, राजनीति में काम करते हैं तो जनता की सेवा का प्रकल्प, सेवा का संकल्प लेकर के शरद जी पार्टी में हम कार्यकर्ता के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में हैं। और देखिए शरद जी, जिस प्रकार से भी आपने अपनी रिपोर्ट पे कहा है कि कोरोना का दौर है, कोरोना के दौर के बावजूद भी जिस प्रकार से शिक्षा को हम उठा, तो सीएम जो राइस स्कूल है उसका हम उसको स्थापित कर रहे हैं, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई कोर कसर बाकी नहीं है शरद जी। जहां तक आपने बताया तो प्रति व्यक्ति आय, शरद जी, आज ही की खबर है कि प्रति व्यक्ति आय जिस प्रकार से बढ़ी है, उससे मध्य प्रदेश का एक कद बढ़ा है, और आर्थिक जो परेशानी है, उससे झंझावात जो जनता ने झेला है कोरोना के काल में, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से सड़क पर, पटरी पर हम आ रहे हैं, और उसको लेकर के जो आम बजट है शरद जी, वो निश्चित से जनहितैषी होगा। और अभी मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, सुन रहा था, उसमें कांग्रेस के नेताओं ने तो देखिए पॉलिटिकल बयान अपना दिया है, चाहे वो तरुण भानोत जी का मैं बयान सुन रहा था या श्रीमती विभा पटेल जी का मैं बयान सुन रहा था, तो रटा रटा उनका शब्द। लेकिन कल जब खजाना खुलेगा, जो व्यवस्था सुनिश्चित होगी, उसमें देखिए, अगर आप शरद जी देखें तो महामहिम राज्यपाल जी का जो कल का भाषण था, और उस कल के भाषण में अगर आप देखें तो उन्होंने जिस प्रकार से निवेशकों को सरकार ने जो तैयार किया, और निवेशकों के माध्यम से जो प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार खड़े हुए हैं शरद जी, अपने आप इस बात का परिलक्षित कर रहा है कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण और बजट, इसके बीच में जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षा है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो खरा उतरेगी शरद जी। और निश्चित से हम लंबा समय हो गया भारतीय जनता पार्टी को काम करते करते, तो इतने अनुभव तो हमारे हो गए हैं कि किस प्रकार से बजट आएगा, विकासोन्मुखी बजट होगा, किसानों के हित में निर्णय होंगे, आम लोगों को इसको फायदा मिलेगा। और कोरोना के कालखंड के बावजूद भी अगर शरद भी हम 99% तक अगर वैक्सीनेशन में पहुंचे हैं बिना पैसे के, निःशुल्क, इतना बड़ा अचीवमेंट है शरद जी। ब्रिस्टल तक लगा है लोगों के, फर्स्ट डोज पूरा हो गया, सेकंड डोज में हम बढ़त लिए, 15 वर्ष 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को भी हमने लगभग सफलता प्राप्त की है। तो सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से सरकार जनता को निराश नहीं करेगी। तो बीजेपी का दावा है कि जनता को निराश नहीं किया जाएगा, और जनता निरंतर बीजेपी की तरफ उम्मीद से देखती रहे, ऐसा भी दावा है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक यशपाल जी का। एक छोटी टिप्पणी मैं लेता हूं संदीप जी की, उसके बाद यशपाल जी को धन्यवाद करूंगा। जी संदीप जी। शरद जी, वाकई में ये ऐसा समय है जो संकट का समय है। सरकार के सामने चुनौतियां बेहिसाब हैं।
ये बहुत आसान समय नहीं है कि जनता को खुश कर देना, जनता के लिए नए नवाचार कर लेना। ये चुनौतीपूर्ण समय है। अब देखना ये होगा कि सरकार एक ऐसा मार्ग कैसे निकालती है जिससे, जैसे आपने कहा 2023 के चुनाव की बात, वो रिफ्लेक्ट हो इसमें और जनता को संतोष हो कि ये बजट उसकी इच्छा के अनुरूप आया। ये चुनौती तो इस सरकार के सामने है और ये तो कल ही पता चलेगा कि वाकई में बजट कैसा आया। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बड़े मुद्दे हैं। इनका समाधान और एक ऐसा रास्ता जो जनता को संतोष करने वाला हो, इस पर सबकी नज़र तो है। जी, आप किस तरह देखते हैं कि 2023 के लिए क्या रिफ्लेक्शन हमें मिल सकता है? हालांकि बजट के लिए अभी समय है, लेकिन चुनाव के लिए अभी समय है, लेकिन 2023 की एक साफ झलक हमें ज़रूर नज़र आ सकती है, ऐसा माना जा रहा है इस बजट में। देखिए शरद जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो रोजगार पर सरकार का फोकस होगा, दूसरी तरफ किसानों पर सरकार जोर देगी, कुछ ना कुछ उसे बड़ी रियायत दे सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तीसरा, आधी आबादी, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना की बात कही जा रही है, और कॉलेज जाने वाली बेटियों को 25,000 रुपए, ये वो लोग हैं जो 18 साल की उम्र पार कर जाएंगे। हो सकता है इनमें बहुसंख्यक वो मतदाता होगा जो पहली बार वोट करेगा, और अगर उस मतदाता को आप खुश कर लेते हैं, उन बेटियों के अंदर एक ये भाव पैदा हो जाता है कि ये जो सरकार है इसने 25,000 रुपए हमें देके हमारी शिक्षा को आसान किया है, तो मुझे लगता है कि एक वो वोट बैंक है जो उस पर सरकार की खास नजर है, और लाडली लक्ष्मी जो 2 है वो उसी को लेके आगे बढ़ेगी, और सरकार आधी आबादी के साथ किसानों पर और रोजगार पर जोर देगी ताकि युवाओं का वोट भी उसके हिस्से में आ सके। रविंद्र सिंह तोमर जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के युवा विधायक हैं। तोमर साहब, एक टिप्पणी आपकी भी लेकर फिर हम यशपाल जी से कंक्लूडिंग रिमार्क लेंगे, तो एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी बजट को लेकर। जी जी जी, बजट तो मानिए मैं आपसे बता रहा हूं कि पिछले साल भी मैं उसका साक्षी था बजट का, जब वो 2021 में बजट पेश हुआ था, और मैं दूसरी बार बजट का साक्षी हो रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो जनता आप समझ चुकी है। ये बजट ऐसा पेश करेंगे कि पिछले वर्ष जो बजट पेश किया था उसमें तमाम योजनाएं थी, मैं मोटी मोटी गिना देती। चलिए, तैयारी अच्छी रखनी चाहिए विपक्षी साथियों को, डिस्कनेक्शन भी ना हो, बहिष्कार भी ना हो, और अपनी बात भी खुलकर रखें। यशपाल जी, आपकी एक छोटी टिप्पणी, तोमर साहब का डिस्कनेक्शन हो गया है हमसे, या ये हमारी वजह से हुआ है या उनकी वजह से हुआ है या तकनीकी कारण से हुआ है, ये नहीं कह सकता मैं। जी, आपकी एक छोटी टिप्पणी। शरद जी, अगर जनता समझ चुकी है तो फिर 17 वर्ष से मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व सरकार कैसे चल रही है? उपचुनाव में करारी हार, पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार, और जनता ने देखिए इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मध्य प्रदेश में कोई अगर नेतृत्व कर सकता है, जनता के साथ कोई न्याय कर सकता है, 8.5 करोड़ जनता का कोई भला कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी भला कर सकती है। अभी तोमर साहब कह रहे थे जनता समझ चुकी है। अरे जनता ने तो कांग्रेस को समझ लिया, क्योंकि कांग्रेस के पास शरद जी आज की तिथि में कोई नेता है ही नहीं, नेतृत्व है नहीं, नीतियां इनके पास है ही नहीं। आप देखिए कल ही ट्विटर के माध्यम से जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी ने जो ट्वीट किया और बैठे बैठे ट्विटर से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का बहिष्कार किया, क्या मुंह की खाना पड़ी। कांग्रेस में न शरद जी समन्वय है, न तालमेल है, अपनी ढपली अपना राग है। तो इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सशक्त पार्टी है, समृद्ध पार्टी, परिपक्व पार्टी है, और उसके साथ साथ जो संगठन की हमारी एक संरचना है शरद जी, उसी के कारण से जो बजट बनेगा उस बजट में सारी चीजें समाविष्ट होगी। और कल सुबह जब 11 बजे जगदीश देवड़ा जी माननीय वित्त मंत्री जी बजट को प्रस्तुत करेंगे तो सारे समीकरण उसमें होंगे कि जनता के विकास को लेकर। अभी जिस प्रकार से संदीप जी कह रहे थे वरिष्ठ पत्रकार कि चुनौतियां पूर्ण है, इस चुनौतियां हमारे सामने इसलिए शरद जी कि जिस प्रकार से कोरोना के कालखंड में जो व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुआ है, टैक्स जिस प्रकार से सरकार को कम मिला है, लोगों ने राहतें अधिक मांगी है, तो उन सबको लेकर के खजाने पर भार भी पड़ा है, और खजाने को व्यवस्थित रूप से जनता के हितार्थ में हमको सौंपना भी है। बिल्कुल, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है। और कांग्रेस के हम किसी और साथी को देखें, क्योंकि मुझे पीसीआर की टीम ने बताया है कि फ़ोन बंद हो गया है, और मैं इसको बहिष्कार नहीं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि बैटरी चली गई होगी, और बैटरी चली गई होगी तो कोई उपाय भी नहीं होगा कि बैटरी को पुनर्जीवित जल्दी से कर लिया जाए, इसलिए तोमर साहब से कनेक्शन हमारा फिर नहीं जुड़ पा रहा है। तो हम किसी और साथी को जोड़ें, उनकी रिएक्शन लें।
मैं संदीप जी आपकी तरफ आता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बात चाहे सदन में उपस्थिति की हो या मीडिया से चर्चा की हो, तैयारी मजबूत होनी चाहिए, हमारी भी और हमारे राजनीतिक मित्रों की भी। क्या कहेंगे संदीप जी, क्या ये भी हम माने कि इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बीच में जब निरंतर कर्ज लेते रहना है सरकार को, ऐसे में ग्रामीण विकास इसलिए महत्वपूर्ण दिखता है मुझे कि 2018 में कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी का मसला उठाकर काफ़ी हलचल पैदा की थी और ये भी माना गया कि किसानों का समर्थन हासिल करने में भी उसे कामयाबी मिली थी। तो इस बार बीजेपी का भी फोकस तमाम बिंदुओं के साथ जो उसके कोर इश्यूज़ हैं, क्योंकि माना जाता है कि अर्बन वोटर्स जो है उसके इश्यूज़ और उसका बीजेपी के प्रति समर्पण नाराज़गी के बाद भी बना रहता है, लेकिन रूरल एरिया में बीजेपी से अगर नाराज़गी होती है तो उसके परिणाम फिर अच्छे नहीं होते हैं। तो इस बार क्या आप माने क्या इसी बजट से हमें ग्रामीण विकास की एक बहुत साफ झलक दिखेगी? शरद जी, ये संदेश अगर हम देखें तो जो इंदौर में एक प्लांट लगा है और गोबर खरीदी की जो बात हुई है वो एक बड़ा संदेश है। कहीं ना कहीं ये इंदौर से निकल के पूरे प्रदेश में जाएगा, क्योंकि हम एक मॉडल देख रहे हैं छत्तीसगढ़ को। वहाँ गोबर खरीदी एक ऐसा विषय बन गया है जिसने वहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जीवित कर दिया है, मजबूत कर दिया है, और दूसरी तरफ लोगों को रोजगार भी मिल गया है। तो इंदौर से मध्य प्रदेश में शुरुआत हो रही है, ये आगे बढ़ेगी। और बात सही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है, और वो राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी के लिए आवश्यक हो गया है, क्योंकि अगर उसका ग्रामीण वोटर उसके पाले में नहीं आता है तो आगे की सत्ता हासिल करना उसके लिए चुनौती हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि किसान, खेत और मवेशी को लेके या पशुपालकों को लेके सरकार बड़े फैसले लेगी, और उसका आने वाले समय का जोर विकास पर तो रहेगा, शहरी विकास पर रहेगा, ग्रामीण विकास के साथ साथ ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ कहीं सरकार ज्यादा ध्यान देगी और तेजी से बढ़ेगी भी उस तरफ। जी यशपाल जी, हमने सुना है कि विधायकों से 15-15 करोड़ के लिए ग्राम्य विकास, सड़कों का डेवलपमेंट और जो छोटी छोटी गांव की योजनाएं हैं उससे जुड़ी भी कुछ बातें हैं, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए शरद जी, हमेशा माननीय गोपाल भार्गव जी जब ग्रामीण विकास मंत्री थे तब भी परफॉर्मेंस गारंटी के अंतर्गत मांगलिक भवनों को लेकर के, स्टेडियम को लेकर के सारे विधायकों से सुझाव मांगे गए थे। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से, हम देखिए शरद जी, हम जब भी मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं नवाचार आता है, और इस नवाचार के अंतर्गत अगर उन्होंने बजट से पहले ही अगर जनप्रतिनिधियों से इस बात की अपील करी, आग्रह किया, आह्वान किया कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार से प्रमुख समस्याओं का समाधान बजट के माध्यम से हो जाए, तो शरद जी ये हम तो इसको सौभाग्य मानेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री विकास के मामले में चर्चाएं करते हैं। कमलनाथ जी का सरीके थोड़ी कि कांग्रेस के विधायक और मंत्री को कहते कि चलो चलो, मेरे पास समय नहीं, चलो चलो, तो सरकार ही चली गई। अभी जिस प्रकार से देखिए शरद भाई, संदीप जी दो बात कही है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंदौर में ठोस अपशिष्ट को लेकर के एशिया का सबसे बड़ा प्लांट का लोकार्पण किया है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है शरद जी। दूसरा देखिए शरद जी, अगर बजट की बात करें और बजट के पहले की भी बात करें तो किसानों को जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि हिंदुस्तान में एक अकेला हमारा राज्य में प्रधानमंत्री सम्मान निधि के साथ साथ अतिरिक्त 4,000 रुपए प्रतिवर्ष उन पात्र किसानों के खातों में जा रही है। ये अतिरिक्त व्यवस्था है, तो कुल मिलाकर 10,000 रुपए की राशि, 6,000 भारत सरकार की और 4,000 रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार की, बड़ा अचीवमेंट है शरद जी। और इसी प्रकार से अगर आप देखें तो अभी ओलावृष्टि हुई है, फसल बीमा को लेकर के हमने किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया है। तो अब ये चीजें जो किसानों के हकों में आ रही है, किसानों के हितों में आ रही है, ये सबको नजर आ रही है। किसान सम्मान निधि, देखिए कर्ज माफी में तो उलझाया कमलनाथ जी की सरकार ने, आज भी उसको हम सुलझा नहीं पा रहे हैं। 2 लाख रुपए की कर्जी माफी की बात अभी उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने की, अरे मध्य प्रदेश में तो आपने किसानों को डुबा दिया, उत्तर प्रदेश में भी किसानों को डुबाने की तैयारी में है। तो हम तो निरंतर शरद जी किसानों के हितों में, किसानों को देखिए शरद जी, किसानों का धान और किसानों का गेहूं उपार्जन केंद्रों पर जिस प्रकार से हम खरीद कर रहे हैं, एक एक दाना हम खरीद कर रहे हैं, तो उसको लेकर के भी सीधा सीधा किसानों को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। ये बजट के अंदर भी समाविष्ट होता है, होगा, और उनका तो हम प्रयोग भी कर चुके हैं, हम उसको निरंतरता बनाए हुए हैं। हम कमलनाथ जी की सरकार वाले प्रतिनिधि थोड़ी है कि संबल योजना बंद कर देंगे, तीर्थ दर्शन योजना बंद कर देंगे, साइकिल बांटना बंद कर देंगे, लैपटॉप देना बंद कर देंगे, कुल मिलाकर के ब्रेक लगा देंगे। हम तो उसको निरंतरता किए हुए हैं शरद जी, निरंतरता चल रही है हमारी। चलिए, तो निरंतरता चल रही है। और के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं
और एक स्कॉलर पॉलिटिशियन की बात उनके साथ बेहिचक जुड़ी है। मिश्रा जी, रविंद्र सिंह जी जुड़े थे हमारे साथ, आपकी पार्टी के विधायक, लेकिन फ़ोन अचानक बंद हो गया, शायद बैटरी चली गई थी। तो हमने आग्रह भी किया है कि बैटरी वगैरह दुरुस्त रख के ही जुड़ें। मुझे बताइए, बजट को लेकर क्या कांग्रेस किस दृष्टि और सोच को लेकर आगे बढ़ रही है, और क्या हम माने कि बजट में जो भी प्रोविजंस होंगे मध्य प्रदेश की जनता के लिए, एक अच्छी समीक्षात्मक तैयारी के साथ कांग्रेस बहस और उन मुद्दों पर जहां उसे लगेगा कि सरकार की घेराबंदी करनी है, इस मजबूत और बुलंद इरादे के साथ वो हमें नजर आएगी सदन में? जी बिल्कुल, पूरी तरह सदन में कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ जनता की आवाज बनकर अपना प्रतिनिधित्व करेगी। माननीय कमलनाथ जी जो हमारे राष्ट्रीय नेता के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं जी, उन्होंने सारे विधायकों को एक्सरसाइज कराई है और हम उम्मीद करते हैं कि लोकोपयोगी बजट हो, क्योंकि कोरोना के खातिर जो आर्थिक स्थिति प्रदेश की, परिवारों की, कर्मचारियों की और सभी की बिगड़ी है, सिर्फ अधिकारियों को छोड़ दीजिएगा, उससे राहत मिलने की हमें उम्मीद है। और हम चाहते हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी जो कल बजट पेश करेंगे वो लोकोपयोगी बजट हो, हमारी हार्दिक अभिलाषा है। और माननीय कमलनाथ जी जैसा सीजेंड व्यक्ति यदि हाउस में मौजूद रहेगा तो मैं चाहता हूं कि बजट पर चर्चा निरर्थक नहीं होगी, उपयोगी होगी। आज अच्छी खबर यह है मिश्रा जी कि तोमर साहब आ गए हैं स्टूडियो में, और निश्चित तौर पर उनका टेलीफोन बंद हो गया होगा, बहुत स्वागत करता हूं उनका। तोमर साहब, बैकअप पूरा होना चाहिए, विपक्ष के विधायक के पास तो बैकअप और मजबूत होना चाहिए कि कहीं कोई आकस्मिक स्थिति बने तो उसकी मजबूती पूरी उसके पास मौजूद रहे। आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए जो छूट गई थी। जी मेरा निवेदन ये है शरद जी, पिछली बार 2021 का जो बजट पेश हुआ था उसका मैं साक्षी बना, मैं उपचुनाव में जीता और दूसरी बार बजट का साक्षी हो रहा हूँ। मुझे पूरी तरह से समझ में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, और वो मैंने देखा एक साल संबल योजना के लिए जब हितग्राही जाता है तो संबल योजना का पोर्टल बंद है, आवास योजना के लिए आवास लेने के लिए कोई गरीब जाता है तो पोर्टल बंद है। इस तरह की तमाम योजनाएं जो बनी हैं और जिनमें ये सारा बजट का जो चिंतन किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि लोक उपयोगी बजट भारतीय जनता पार्टी के पिछले सत्र में मैंने नहीं देखा और इस सत्र में भी मुझे ऐसा लग रहा है। अगर करना है तो जरा सीखिए, राजस्थान में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री हैं गहलोत जी, उन्होंने अभी एक बहुत अच्छी पहल की कि जो पेंशन का मुद्दा था, पेंशन जो मिलना चाहिए 2004 के बाद, जो ये कहा गया 2004 के बाद के जो अपॉइंटमेंट हैं उनमें पेंशन नहीं मिलेगी, उस पेंशन को उन्होंने लागू किया वहाँ पे। और मैंने पत्र लिखा, सबसे पहले मैंने मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिवराज सिंह जी को पत्र लिखा कि आप ये पेंशन को, पुरानी पेंशन को लागू करिए। और मैं समझता हूँ कि मुझे ये विश्वास है कि अब ये बजट सत्र में वो जरूर इसकी घोषणा करेंगे, और अगर करेंगे तो हम सब उनका समर्थन करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो अच्छे कार्य करने वाले हैं, मैं समझता हूँ बेरोजगारी पे कोई चिंता नहीं करते बजट में, किसानों की चिंता नहीं करते। और अब मैंने अभी वो बुकलेट पढ़ी थी, उसमें भी ये चीज़ थी, उसमें कई योजनाएं तो उसमें बाहर हैं उससे। संस्कृति विभाग आप देख लीजिए, पर्यटन देख लीजिए, तमाम ऐसे विभाग हैं जिनको बजट है ही नहीं उसमें, तो क्या लोकोपयोगी बजट है वो। चलिए, लेकिन समर्थन वाले शब्द को लेकर मैं भी ठिठक गया था, क्योंकि जब कांग्रेस का कोई विधायक मुख्यमंत्री को या बीजेपी को समर्थन की बात करता है तो कान खड़े हो जाते हैं। बहरहाल यशपाल जी कुछ मुद्दे उठाए हैं तोमर साहब ने, आप संक्षेप में कहना चाहें, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका लेता हूं मैं इस पर। जी देखिए शरद जी, एक तो तोमर जी ने जो बात उठाई है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने हमेशा कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा, और अभी भी जिस मांग को आप कह रहे हैं तोमर साहब, उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इनकार नहीं किया है। और दूसरा, अभी के मिश्रा जी को मैं सुन रहा था शरद जी, उन्होंने कहा कि सदन में एकजुटता दिखाई देगी, वो तो कल मालूम पड़ गई। कल जब बजट का जब प्रारंभ था हमारे सत्र का, और राज्यपाल महोदय का महामहिम का जब भाषण चल रहा था, और तब जीतू पटवारी जी के ट्वीट को लेकर के माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने जिस प्रकार से पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया और उसके तहत जिस प्रकार से मुंह की खाना पड़ी, कहा कांग्रेस में एकजुटता है।
अगर कांग्रेस पे एकजुटता होती तो कल जो ट्विटर पे जो विरोध किया है बजट का, उसका कमलनाथ जी कहीं ना कहीं सकारात्मक बात करते, लेकिन कमलनाथ जी ने लोकतंत्र की बात करी है और जीतू पटवारी और कमलनाथ दो राह पे हो गए हैं, कांग्रेस चौराहे पे हो गई है। तो ये अभी के मिश्रा जी की जो बात थी, मैं बात सुन रहा था कि बजट के सत्र में कमलनाथ जी के अनुभव काम आएंगे और एकजुटता का परिचय देंगे। अब एकजुटता की तो हवा निकल गई शरद जी कल ही विधानसभा में प्रथम सत्र के दिवस। चलिए मैं कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगा संदीप जी का। संदीप सर, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन मैंने जो पहले भी कहा, ये चुनौतियां बहुत हैं। रोजगार का बड़ा मुद्दा है क्योंकि कोरोना काल। यशपाल जी को धन्यवाद करता हूं मैं, उनको जाना है जी। तो ये समय जो है वो चुनौतियों का समय है। वाकई में ये बात सही है कि सरकार को एक ऐसा मार्ग निकालना पड़ेगा जिससे जनता के बीच, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे लड़कियां हो, उनके बीच ये संदेश जाए कि सरकार उनके हित के फैसले लेती है। ये बड़ी चुनौती है इस बजट में, मुझे लगता है। बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती है और सरकार को इस चुनौती से जूझना होगा, दो हाथ करने होंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरे और विपक्ष को भी एक मैसेज दे कि हमने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है कि आपके पास भी इसमें से कुछ बिंदु तो ऐसे हैं जिनकी आप भी प्रशंसा नहीं तो कम से कम समीक्षात्मक दृष्टि से उनको लेकर कहीं ना कहीं चिंतन मनन पर आप विवश होंगे। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, बहुत धन्यवाद संदीप जी। महिला दिवस है, सभी प्रदेश की बिल्कुल माताएं बहनें बेटियों को मैं बधाई देता हूं। बहुत शुक्रिया। यशपाल जी का बहुत धन्यवाद। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए